नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे आज बड़ी खबर की। हमने आपको लगातार जानकारी दी कि भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, भारत पर दबाव बनाने की रणनीति। और आज एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी डील की है उन सारे डील्स को आज खंगालेंगे। 5 डील में से 3 डील खटाई में पड़ चुकी है और आपको बताएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का इस्तेमाल अमेरिका की मनमर्जी थोपने के लिए करते रहे। लेकिन भारत ने भी दिखा दिया कि भारत, ये 56 इंच वाला भारत है, ये भारत झुकता नहीं है, प्रेशर में नहीं आता है। तो चलिए ये एक्सक्लूसिव खबर जानते हैं डिटेल से। अमेरिका इन दिनों किस दिशा में जा रहा है, यह सवाल दुनिया भर के कई देश पूछ रहे हैं। वजह है डोनाल्ड ट्रंप की फेल्ड पॉलिसी। ट्रंप इन दिनों डील मेकर नहीं, डील ब्रेकर बन चुके हैं। जिन भी देशों के साथ वो डील सेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, वहां भी वो मुल्क डोनाल्ड ट्रंप की डील को त्याग रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। उनकी फेल नीतियों से हर मुल्क परेशान दिख रहा है। जिन देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने डील क्रैक भी कर ली, वहां भी हालात कुछ ठीक नहीं है। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन के सामने ट्रंप ने कौन सा धर्म संकट डाल दिया है, जिसकी वजह से उन पर भयानक प्रेशर दिख रहा है। ये डील्स अटक गई हैं और वैश्विक व्यापार युद्ध तेज हो गया है। अमेरिका की टैरिफ आय सितंबर 2025 में $30 बिलियन प्रति महीने आंकी गई, लेकिन एशियाई बाजारों में स्लोडाउन देखा गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रेड डील कर रहे हैं वो डील अटकती जा रही है। कहां कहां डील अटकी है, जरा नाम देख लीजिए। दक्षिण कोरिया के साथ डील अटक गई भाई साहब की। इंडोनेशिया के साथ डील अटकी हुई है। यूरोपीय यूनियन के साथ, वियतनाम के साथ, कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ, ब्राजील के साथ डील नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रंप, जबकि हर दिन डील करने का वायदा उन्होंने किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा कार्यकाल संभालते ही 90 दिन में 90 ट्रेड डील्स की घोषणा की थी, यानी पर डे 1 डील। लेकिन वो फेल हो गए और इस तरह से फेल होंगे इसकी कल्पना तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं की होगी। इसी पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ का दबाव डाला, भारत पर भी डाला, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दक्षिण पूर्व एशिया के मुस्लिम देश ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है और वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड डील की थी वो खटाई में पलती नजर आ रही है। बात हो रही है इंडोनेशिया की। कहानी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप खेलते कैसे हैं, आज एक्सक्लूसिव मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इंडोनेशिया के साथ व्यापार डील को देखिए। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच जुलाई में व्यापार समझौता हो चुका है, लेकिन ये अब खटाई में। कैसे? जुलाई में ट्रेड फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ। मकसद यह था कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाया जाए। अमेरिका ने इंडोनेशियाई सामानों पर 32% का टैरिफ लगाया था, लेकिन जैसे ये डील जुलाई में हुई, टैरिफ घटाकर 19% कर दिया गया। इंडोनेशिया ने $15 बिलियन यूएस एनर्जी, $4.5 बिलियन अमेरिकी एग्रीकल्चर उत्पाद, 50 बोइंग जेट्स खरीदने की डील की थी। अमेरिका इंडोनेशिया के साथ डील क्यों करना चाहता है, यह भी समझिए। इंडोनेशिया आसियान बाजार का एक बड़ा हिस्सा है और अमेरिका उसी क्षेत्र में अपना आर्थिक प्रभाव चाहता है। क्यों फंसा है पेच? क्योंकि नॉन टैरिफ बाधाएं बहुत जबरदस्त हैं। अमेरिका चाह रहा था कि इंडोनेशिया नए टैरिफ ना लगाए, मौजूदा गैर टैरिफ रुकावटें कम करे। आयात कोटा, लाइसेंसिंग आवश्यकताएं, सीमा शुल्क, अतिरिक्त सर्टिफिकेशन की मांग, इनसे अमेरिका को इंडोनेशिया में सामान बेचने में दिक्कतें आती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की चिंता। इंडोनेशिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टैक्स लगाना चाहता है। अमेरिका का तर्क यह है कि टैक्स अमेरिकी टेक कंपनियों पर भार डालता है। डेटा लोकलाइजेशन नियम। इंडोनेशिया चाहता है कि डिजिटल सेवाओं के लिए डेटा को देश में स्टोर किया जाए, सर्वर वहीं लगे। अमेरिका कहता है कि यह अमेरिकी कंपनियों के संचालन को महंगा करेगा। डिजिटल व्यापार फ्री फ्लो ऑफ डेटा के बिना संभव नहीं है। कम टैरिफ की मांग। इंडोनेशिया चाहता है कि उसके कृषि और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों पर टैरिफ 0 से 5% हो। दीर्घकालिक टैरिफ तय कर दिए जाएं, जिससे इंडोनेशियाई निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा मिल सके। लेकिन अमेरिका तो
19% का टैरिफ लगाया हुआ है। डील से पहले 32% का लगाया हुआ था। कृषि उत्पादों पर अमेरिकी प्रतिबंध भी है। अमेरिका कई इंडोनेशियाई उत्पादों पर रोक लगाता है। सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण और श्रम मानकों के नाम पर जांच निरीक्षण करता है। इंडोनेशिया कहता है कि निर्यातक के लिए लागत बढ़ाते हैं। अमेरिका चाहता है इंडोनेशिया बाजार खुले, डिजिटल नियमों में ढील हो, खरीदारी प्रतिबद्धताओं पर जल्दी और स्पष्ट कदम उठाए जाएं। इंडोनेशिया को चिंता है कि तेजी से नियम बदलने से घरेलू उद्योग, डिजिटल संप्रभुता और आर्थिक संतुलन को नुकसान हो सकता है। इसलिए दोनों देशों के बीच डील फंस गई है। अब एक और देश पर आई है। कैसे मैं एक एक देश करके डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर रहा हूं, देखिए आप। दक्षिण कोरिया की तरफ चलते हैं। उससे भी डोनाल्ड ट्रंप डील कर चुके हैं, लेकिन वो भी ढहने के करीब है। ट्रंप ने सियोल से $350 अरब की भारी भरकम निवेश करने का वायदा मांगा था, जिसमें $200 अरब सीधा नकद निवेश था और $150 अरब शिप बिल्डिंग सेक्टर में सहयोग के रूप में शामिल था। यानी अमेरिका कैश इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस भारी भरकम नकद डिमांड पर दक्षिण कोरिया फैल गया। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कड़ा एतराज जताया। कहा कि कैश आउटफ्लो भारी है, इतनी बड़ी राशि एक बार में देंगे नुकसान हो जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार घट जाएगा, करेंसी कमजोर हो जाएगी, शेयर बाजार में गिरावट आ जाएगी, लोकल निवेश रुक जाएगा। अगर पैसा अमेरिका को भेज दिया तो घाटा होगा, रोजगार पर असर होगा, इंडस्ट्री उस पर असर होगा, घरेलू प्रोजेक्ट्स धीमे हो जाएंगे, इंडस्ट्री में मंदी आ जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि दक्षिण कोरिया सेमीकंडक्टर मार्केट का एक बड़ा हब है और 2024-25 में चिप उद्योग मंदी से गुजर रहा था। इस माहौल में बड़े निवेश का दबाव और ज्यादा बढ़ गया और उसी समय अमेरिका पैसा मांग बैठा। अमेरिका की मंशा दो चीजों पर केंद्रित है। एक तो विदेशी निवेश खींचना। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि हाईटेक उत्पादन, बैटरी, चिप्स, क्लीन एनर्जी अमेरिका में बने ताकि चीन पर डिपेंडेंसी कम हो। राजनीति छवि भी सुधारना चाहते हैं ट्रंप। घरेलू स्तर पर दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका में रोजगार, फैक्ट्री और पैसा लेकर आ रहे हैं। और दक्षिण कोरिया जैसे देश से बड़े निवेश की घोषणा उनके लिए राजनीतिक फायदे का सौदा है। लेकिन दोनों देशों में बातचीत फंस गई है। अमेरिका अपफ्रंट कैश चाहता है। कोरिया कहता है चलो मैं मान भी लूं तो मैं आपको किश्तों में दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है इतने अभी। निवेश का रूप क्या हो? अमेरिका कहता है कैश इन्वेस्टमेंट दो। कोरिया कहता है फैक्ट्री, जॉइंट वेंचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में निवेश करने के लिए तैयार है, कैश नहीं दे सकते। अमेरिका चाहता है पहले निवेश बाद में टैरिफ रियायत मिले। कोरिया चाहता है दोनों साथ में करो। क्यों बाद में रियायत देंगे आप, पहले क्यों नहीं रियायत दे रहे आप? यानी वहां भी टैरिफ भारी भरकम लगाकर दक्षिण कोरिया से $350 बिलियन ऐंठने की कोशिश और सुरक्षा की गारंटी नहीं। कोरिया को डर है कि निवेश कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग पलट गया, कोई नई शर्त रख दी तो फिर तो गए $350 अरब। अमेरिका ने 2 अप्रैल को कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें दक्षिण कोरिया का नाम भी शामिल था। यह व्यापार के तनाव की शुरुआत थी। जुलाई 2025 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक ट्रेड समझौता कर लिया। यह डील औपचारिक रूप से तय हुई, लेकिन शर्तों पर दोनों देश अलग अलग सोच रहे थे। अमेरिका ने तय किया कि वो दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाएगा। इससे कोरिया पर दबाव बढ़ गया। अगस्त के अंत में दोनों देश टैरिफ और निवेश पैकेज पर बातचीत जारी रखे हुए हैं, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। दक्षिण कोरिया ने कहा 350 अरब कैश में देना असंभव है, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इसी कारण बातचीत डेडलॉक में फंस गई। हालांकि 14 नवंबर के तारीख को दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता साइन हुआ। इस डील के तहत दक्षिण कोरिया ने तय किया कि वो $200 अरब कैश निवेश करेगा, लेकिन EMIs में देगा, किश्तों में देगा, और $150 अरब निवेश करेगा जहाज निर्माण और दूसरी परियोजनाओं में। बदले में अमेरिका ने सामान पर टैरिफ 25% से गिराकर 15% करने की सहमति दे दी। यह डील पहले जैसा रोका हुआ संकट से आगे बढ़कर आधिकारिक समझौता की ओर बढ़ गया और एक बड़ा कदम था। हालांकि अगर डील अटक गई तो कोरियाई कंपनियों को अमेरिका में चीजें बेचनी तक मुश्किल हो जाएंगी। कोरिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। एशिया के बाजारों में हलचल तेज भी हो सकती है। अब एक और डील देखिए, वहां भी $350 बिलियन मांगे, तब जाकर टैरिफ कम किया। भारत के ऊपर 50% लगा रखा। वो चाहते हैं भारत से भी डील आए कुछ, और डील दो, टैरिफ कम कराओ, वरना टैरिफ तो चिपका रहेगा। ये एक ब्लैकमेलिंग कहते हैं इसे, साधारण और सीधे साधे बोलचाल की भाषा में ब्लैकमेल करना। यूरोपीय यूनियन के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? $600 बिलियन के निवेश की डिमांड की है। ब्रुसेल्स ने सीधे तौर पर कह दिया कि वो इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं दे सकते। ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका EU के अधिकांश उत्पादों पर 25 से 30% का टैरिफ घटाकर 15% कर देंगे।
और बदले में यूरोपियन यूनियन अमेरिका में $600 बिलियन का निवेश करे, तब यह मुमकिन है। यहां भी ब्लैकमेलिंग का खेल। सिर्फ यही नहीं, इतने बड़े निवेश के साथ ईयू को अमेरिका से ऊर्जा और मिलिट्री उपकरण भी खरीदनी होगी। ट्रंप ने इस वायदे के पूरा ना होने पर ईयू पर 35% टैरिफ लगाने की सीधी धमकी दी। अमेरिका चाहता था ईयू अमेरिका में बड़ा निवेश करे और साथ ही दोनों तरफ से टैरिफ कम हो। ईयू ने इतना बड़ा निश्चित निवेश वायदा नहीं किया, इसलिए दोनों देशों के बीच टैरिफ और निवेश को लेकर चर्चा अभी जारी है। ट्रंप कहते हैं वो अमेरिका को व्यापार के लिए मजबूत बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो अमेरिका को के लिए पूरी दुनिया में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। वो डील करते हैं, कई बार ये डील कामयाब नहीं हो पाती है और इससे अमेरिका की दुनिया के साथ व्यापार में दिक्कतें आ रही है। यह दिखाता है कि कारोबार में सहमति बनाना कितना जरूरी है। ट्रंप की कोशिशें इसमें कामयाब नहीं हो पाई हैं और दुनिया को भी यह समझ आने लग गया है कि अमेरिका के भरोसे बैठे रहना ठीक बात नहीं है। आज को ट्रंप है, कल को हो सकता है कि ट्रंप जैसा सोचने वाला 10 साल के बाद कोई और लीडर आ जाए, या हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में ट्रंप जैसा सोचने वाला कोई दूसरा लीडर आ जाए, वो भी यही करे। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का होना बहुत जरूरी है। किसी एक देश पर डिपेंडेंसी बहुत गलत है। किसी एक देश पे किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो टेक को लेकर हो, चाहे वो आर्म एम्यूनिशंस को लेकर हो, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमिक को लेकर हो, चाहे वो चिप्स को लेकर हो, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड को लेकर, चाहे एआई को लेकर हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड का होना बहुत जरूरी है। किसी एक देश पर निर्भरता ये चीजें उत्पन्न कराती है जो डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा किया है, वैश्विक व्यापार संकट और टैरिफ की मोनोपोली। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल एस.के. मलिक, भू राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर धीरज कौल, भू राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर शरद कोहली, अर्थशास्त्री, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा लाखों करोड़ों की संख्या में जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल मैं शरद कोहली जी आपसे लेना चाहूंगा, चूंकि आप आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज हो गए, जो रिपोर्ट मैंने आज दिखाई कि कैसे टैरिफ का इस्तेमाल उन्होंने कई देशों को ब्लैकमेल करने के लिए किया, लाइक इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन यूनियन और भारत को भी। और नाम क्या दिया कि भारत रूस के वॉर को फंड कर रहा है, इसलिए हम 50% का टैरिफ लगा रहे हैं, 25% एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। खेल तो यहां यह था कि भारत भी दबाव में झुक जाए और जाके डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में गिर जाए, अमेरिका के चरणों में गिर जाए कि भैया माफ कर दो, हमसे डील कर लो। लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट के साथ साथ ब्लैकमेलर भी हो गए। नमस्कार विवेक, आपको और मेरे सह पैनलिस्ट और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार सर, गुड इवनिंग। एक मीम चल रहा था सोशल मीडिया पर। विवेक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। वो मीम था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुक आए, उसमें किसी डिश में वो नमक डालना भूल गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पर टैरिफ लगा दूंगा मैं, कल से ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, टैरिफ को अंग्रेजी में बोलते हैं तो पेंट द एंटायर वर्ल्ड विद टैरिफ, एक ही ब्रश से सारी दुनिया को पोत देना, हर चीज में टैरिफ, लड़ाई बंद करो टैरिफ, ये बंद करो टैरिफ। आपकी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं, जो आपने दृष्टांत दिए इंडोनेशिया का, साउथ कोरिया का, यूरोपियन यूनियन का। रवांडा कॉन्गो में उन्होंने लड़ाई रुकवाई थी और वो जो डील कराई थी बैठ के व्हाइट हाउस में साइन की गई थी, वो लड़ाई इस समय दोबारा शुरू हो चुकी है। थाईलैंड कंबोडिया में उन्होंने लड़ाई रुकवाई थी, वो लड़ाई इस समय बहुत घमासान हो चुकी है। रशिया यूक्रेन में उन्होंने लड़ाई रुकवाने के लिए ना जाने क्या क्या प्रयास किए और वो लड़ाई और ज्यादा घमासान हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझना पड़ेगा कि क्या वो नेगोशिएटर हैं, क्या वो जो दबाव डालते हैं, आर्म ट्विस्टिंग जिसको कहते हैं, जिसको ब्लैकमेलिंग आप कह रहे हैं, क्या ये सही टेक्निक है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी में कतई ये नहीं होता है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है आप कुछ बात दूसरे की मान लीजिए, कुछ बात अपनी मनवा लीजिए। 2 दिन पहले जब वहां के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आए और 2 दिन की ये वार्ता चली, छठे राउंड की, विवेक, उससे एक रात पहले आप जब वार्ता करते हैं तो आप एक माहौल बनाते हैं कि भाई इस माहौल में बातचीत होगी। एक रात पहले चावल पर और बासमती चावल की वजह से टैरिफ पे लगाने की धमकी दे दी। क्या यह बातचीत करने का उचित माहौल है? और प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया। मुझे ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि यह डील भारत और अमेरिका की करूं तो जल्दी होने वाली है, और मुझे यह भी नहीं लग रहा है
कि जो उन्होंने बाकी देशों के साथ डील करी, आपने आपने बहुत अच्छे दृष्टांत निकाल के दिए हैं। मुझे लग रहा है विवेक, मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इन कारणों से, इन आर्थिक नीतियों की वजह से रिसेशन में ऑलरेडी जा चुकी है। 1.8 वहां की जीडीपी का आकलन आया, पर मेरे अनुमान के हिसाब से, और मेरी जो रिसर्च टीम कहती है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था रिसेशन में, और 2026 के पहली तिमाही में ही आपको पूरी तरह से ये रिसेशन में जाती दिखेगी, क्योंकि इस प्रकार की नीतियां, $38 ट्रिलियन का अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ऊपर विवेक कर्ज है। इस कर्ज को कहां से सर्विस करेंगे? हर थोड़े दिन बाद $1 ट्रिलियन जुड़ जाता है। नौकरियां वहां मिल नहीं रही, इन्वेस्टमेंट वहां आ नहीं रही, छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, इमिग्रेशन पे उन्होंने रोक लगा दी है। ऐसे हालात में वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कहां ले जाना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता और किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके इर्द गिर्द विवेक अर्थशास्त्री नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स है कि आप अपने देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आप अपने देश को दुनिया से, और हम छोटे थे ना विवेक, छोटा सा दृष्टांत देता हूं, तो अमेरिका का नक्शा देखते थे, तो मैं छोटा था तो मैं कहता था ये अमेरिका दुनिया से बिल्कुल अलग है, अटलांटिक महासागर के उस पार है, बाकी की दुनिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह को छोड़ दें तो गुत्थी हुई है। आज मैंने ये जाना कि केवल ज्योग्राफी में नहीं, अमेरिका ने अपने आप को कल्चरली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, WTO उन्होंने छोड़ दिया, क्लाइमेट अकॉर्ड उन्होंने छोड़ दिया, यूरोपियन नेटो को उन्होंने अबैंडन कर दिया। क्या चाहते हैं वो? दुनिया से अलग अलग हर किसी के ऊपर बुली करके कि मेरा रुआब चलेगा, मैं अमेरिका हूं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे लगता है वो इस गलत फहमी में जी रहे हैं, और ये गलत फहमी उनकी इस कदर दूर होगी कि उनको अपनी साख बचाए रखना कठिन हो जाएगा। अप्रूवल रेटिंग उनकी विवेक 36% आ चुकी है और लगातार गिर रही है। सर लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूं, -18 है शरद कोहली सर, -18 अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की, चेक कर लीजिए, माइनस में है, -18 पे है। चलिए मैंने कुछ इज्जत दे दी, मैंने कुछ इज्जत दे दी, और मुझे लगता है इस प्रकार अगर वो अमेरिका को चलाएंगे तो ना केवल अमेरिका डूबेगा, बल्कि अपनी साख और अपनी गद्दी भी वो खोने का रिस्क रखते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन्स के अंदर इस समय विरोध हो रहा है विवेक, रिपब्लिकन्स के अंदर विरोध हो रहा है। शरद जी, वो डेफिसिट क्रिएट कर दिया उन्होंने, वो जन्म ले चुका है, वो अविश्वास जो व्यापार में होता है, व्यापार का एक बहुत बड़ा पॉइंट मुद्दा होता है विश्वास, ट्रस्ट के बगैर व्यापार बहुत मुश्किल है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट उन्होंने क्रिएट कर दिया है, वो एशिया में भी कर दिया है, इवन कनाडा के साथ डील नहीं हो पाई, वो तो कह रहे थे 90 दिन में 90 डील कर देंगे, कनाडा के साथ डील क्रैक नहीं कर पाए। कनाडा और मैक्सिको विवेक उनके सबसे बड़े 2 ट्रेड पार्टनर्स हैं। 2026 में वहां पर मिड टर्म इलेक्शंस है। क्या उनकी हालत होगी मिड टर्म इलेक्शंस में? आम अमेरिकी इस समय त्रस्त है। अमेरिका की बड़ी, आप देखिए, आपने एक चीज नोट करी, एक तरफ वो भारत की तरफ ये रवैया बनाए हुए, दूसरी तरफ अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने आके $52 बिलियन भारत में निवेश करने का निर्णय लिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके खिलाफ थे। ये कंपनियां जानती हैं बिजनेस कैसे किया जाता है, ये कंपनियां ये भी जानती हैं कि भारत की इस समय क्या वैल्यू है, भारत कहां खड़ा है। सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप नहीं जानते, बाकी सब लोग जानते हैं। और ये जो दो लोग आए थे ना विवेक, आखिरी बात बोल रहा हूं, ये जो 2 लोग आए थे ना, ये बहुत बहुत अटकलें लगाई जा रही है कि डील हो जाएगी, और हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम जल्दबाजी में कोई डील नहीं करेंगे। बार बार आप यहां अपना कृषि का सामान यहां बेचना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि हम एक कृषि अर्थव्यवस्था है, हम एक रेड लाइन बना चुके हैं। क्यों आप बार बार हमको कहते हैं कि आप हमारे सोयाबीन आने दीजिए, आप हमारा नॉन वेजिटेरियन कैटल फीड यहां पर आने दीजिए, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स आने दीजिए? कैसे हम ये स्वीकार कर सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बार बार एक ही बात को कह के इसको किस तरफ ले जाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जितनी जल्दी समझ आए उतना अच्छा है, पर एक बात जरूर है विवेक, एक बात मैं विषयांतर होकर छोटी सी बात बोलूंगा, जिन लोगों ने सोने चांदी पे पैसा कमाया ना पिछले 1 साल में, उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब का धन्यवाद करना चाहिए। आज जो कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत हद तक वो जिम्मेवार हैं विवेक। ये तो बेसिक सी बात है सर, वो डॉलर से विश्वास उठ रहा है, लोग सोने चांदी की तरफ जा रहे हैं, इवन कंट्रीज भी जा रही है, तो सोना चांदी स्पाइक मार रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाऊं, लेकिन पहले मैं, हमारे साथ धीरज कॉल जुड़ गए हैं अमेरिका से इस वक्त, उनके पास पहले रुक कर लेते हैं, उसके बाद मैं संजीव जी और मलिक सर आपके पास आ रहा हूं। कॉल साहब, शायद आपने रिपोर्ट नहीं देखी, आप थोड़ा लेट से जुड़े, जो मैंने एक्सप्लेन किया। दक्षिण कोरिया को कहते हैं कि तुम $350 बिलियन निवेश करो, $200 बिलियन अपफ्रंट कैश निवेश करो, और $150 बिलियन अपने शिप बिल्डिंग और बाकी प्रोजेक्ट्स में डालो, तो तुम्हारे टैरिफ को मैं 35% या 30% से घटाकर 15% कर दूंगा। यूरोपीय यूनियन से भी यही कहते हैं, वो कहते हैं यूरोपीय यूनियन मिलकर अगर $600 बिलियन निवेश करे अमेरिका में, तो मैं टैरिफ को घटाकर
25% या 30% से घटाकर 15 से 20% पे ले आऊंगा। भारत पर 50% लगाया हुआ है, यह कह के कि भारत रूस को फंड कर रहा है यूक्रेन वॉर में, इसलिए भारत के हाथ खून से रंगे हुए, तो हमने 50% का टैरिफ लगाया। यह नहीं बताते कि मैं टैरिफ के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा हूं। यूरोपीय यूनियन को किया, दक्षिण कोरिया को किया, इंडोनेशिया को किया। पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति। तो ये डील ब्रेकर है या ब्लैकमेलर बन चुके हैं? नमस्कार विवेक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपके सब पैनलिस्ट को नमस्कार। और शरद जी को मैं देखता हूँ, इज वेरी वेरी स्मार्ट गाय, सो हैट्स ऑफ टू हिम। आई एक्चुअली मेट हिम इन दिल्ली इन मार्च, इफ ही रिमेंबर्स, एट अ कन्वेंशन। बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बोली। देखिए, मैं फिजिशियन तो हूँ ही, लेकिन मैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर इंटरफेस पे हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, और बायोटेक के लिए आई डू कंसल्टिंग सेक्टर फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपकी बात, पहले मैं एक बात पे आऊंगा। डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग काफी गिर चुकी है, आप बिल्कुल एक्यूरेट हैं इस बात पे। मेरे कई मित्र, बिकॉज आई एम ए पॉलिटिकल, आई लाइक टू स्टे दैट वे, मेरे कई मित्र और क्लोज एसोसिएट्स रिपब्लिकन पार्टी के लिए फंड रेजर्स और काफी एक्टिव हैं। मिड वेस्ट से भी आते हैं, सदर्न अमेरिका से आते हैं, मोन्टाना से आते हैं। तो जो उनका कोर वोट बैंक था, आप समझिए, वो इस टाइम डिससेटिस्फाइड है। स्विंग वोटर्स तो ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी गॉन बैक बिकॉज ऑफ द लीगल इमिग्रेशन के ऊपर। और कुछ हमारा जो आइस यहाँ पे आपने देखा, जो रेड्स कर रही हैं, 20-20 साल से लोग रह रहे हैं, तो वो स्विंग वोटर्स, वी डोंट कोरिलेट विद दैट फिलॉसफी। तो वो उनका कहीं ना कहीं वोटर कोर बैंक हिल रहा है। और जो स्विंग वोटर्स थे, जिस स्टेट पेंसिल्वेनिया में आज मैं बैठा हूं, जिसकी वजह से वो जीते, वहां पे भी उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत गिर चुकी हैं। दूसरी बात, डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाने का, यहाँ पे बहुत लोग, स्मार्ट लोग बैठे हैं, वो सब समझते हैं कि सबसे पहले टैरिफ का इफेक्ट उस आदमी पे आता है जो उसकी इंक्रीज्ड प्राइस पे करता है, तो बायर के ऊपर इफेक्ट आता है। देखिए, टैरिफ, इनका फिलॉसफी ये था कि टैरिफ से जो मनी कलेक्ट होगा हम उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हो नहीं रहा। इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, हमारी ग्रोथ काफी कम है। आई थिंक यू ऑलरेडी मेंशन, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। जॉब मार्केट, जिसके ऊपर पूरा फोकस था कि लो स्किल्ड लेबर और मिड स्किल्ड लेबर लेवल के जो जॉब्स हैं, जो कि चाइना या साउथ ईस्ट एशिया में जा चुकी हैं, हम उसे वापस लाएंगे, उस दिशा में कुछ खास प्रोग्रेस अभी नहीं दिख रहा। चौथी बात जो बहुत खतरनाक है रिपब्लिकन पार्टी के लिए, और इस पे बहुत मंथन चल रहा है, जो हेल्थ केयर के अंदर कट किया है, जो मेरा खुद का फील्ड है, वो आज की डेट में जो कोपे ऑफ मेडिकेशन $15-20 होती थी, महीने में $80 एक आदमी जो काम नहीं कर रहा, अब वही कहीं $250 से $300 हो गई, जो हो सकती है स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उनकी फेवरेबिलिटी कम हो रही है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, बिल्कुल सही शरद जी ने बोला कि देखिए, मैं खुद जिस इंडस्ट्री में कनेक्टेड हूं, अगर हमें टैलेंट नहीं मिलेगा तो हमारा एज चला जाएगा। हमारा बिगेस्ट कंपटीटर इस टाइम चाइना है, जो रोबोटिक्स, जिसको मैं फॉलो करता हूं, उसमें हमसे 19-20 का फर्क रह चुका है। AIML हेल्थ केयर के अंदर 18-20 का फर्क रह चुका है, और कई एरियाज के अंदर हमसे आगे जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं वो एक अलग कन्वर्सेशन है, पेटेंट को चुराना और एवरीथिंग एल्स, वहां पे नहीं जाते हुए, पर ये रियलिटी ऑफ लाइफ एज ऑफ टुडे है। अगर हमें एज चाहिए तो हमें टैलेंट चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इस टाइम जो आप 30% फॉरेन स्टूडेंट देते हैं, उसके स्टूडेंट वीजा पे इस टाइम तलवार लटकी हुई है। जो OPT1 चाहता है, 1 से 2 साल जो उनको टाइम बफर मिलता है, वो हटाने की बात हो रही है। और H1B के ऊपर हमने इस पे डिस्कस किया, $100,000। तो जो न्यू एम्प्लॉय है, जो $1.5 से $2 लाख की सैलरी पे आता है, कंपनी 5 बार ही सोच रही है उसको H1 पे एम्प्लॉय करने के लिए, जो कि सबसे बड़ा कोर है। नंबर 3, अगर हम टैलेंट को यहां नहीं ला सकते, तो हम वहां जाएंगे जहां पे टैलेंट है। और AIML का वर्ल्ड इस टाइम, जैसे उन्होंने मेंशन किया, माइक्रोसॉफ्ट। मैं आपकी जानकारी के लिए एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, जो आपके लिए खुशखबरी होगी। एनवीडिया की इस टाइम कन्वर्सेशन चल रही है, टेम्पस AI हेल्थ केयर की लीडिंग कंपनी है, उसके साथ कि हम बैंगलोर में कैसे एक प्लांट लगाएं। अगेन दिस इज इन कन्वर्सेशंस। ऐसी 5 और कंपनी, इंक्लूडिंग ऑरेकल, जिसमें मैं बता सकता हूं, जो इस टाइम एक्टिवली मंथन कर रही है कि इंडिया के अंदर हम क्या करें। क्योंकि देखिए, कंपनीज को अपना डॉलर कॉस्ट सेविंग करना होता है, जहां पे उन्हें अच्छा टैलेंट कम प्राइस में मिले, वो वहीं जाएंगी, वो भारत पे है। अगर हमने H1B वीजा को कट किया, जिसके ऊपर अब ऑलरेडी बात हो रही है, 67,000 से शायद कट करने की बात हो रही है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी तरफ से दिक्कत ये आ रही है, जो कोर वोटर बैंक है, वो इस टाइम कहीं ना कहीं उनका भ्रम टूट रहा है। तो ये जो टैरिफ की जो राजनीति है, ऑल्दो $17 ट्रिलियन का बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस्ड है, उसमें से $3.5 ट्रिलियन की ही अभी अगले 3 साल, 2.5 साल के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट दिख रही है। चौथी बात, जो गोल्डन वीजा की बात थी, उसके ऊपर ये बात बिल्कुल सही है, बहुत इंटरेस्ट दिखाया गया है अमेरिका में।
हमारे पास तकरीबन $550 बिलियन के अगर आप उसके नंबर्स देखें तो ऑलरेडी स्वेड इन मनी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, डॉलर कॉन्फिडेंस, जो डॉलर पेनिट्रेशन होता है स्विफ्ट सिस्टम में 89% है, और डॉलर में कॉन्फिडेंस गिर रहा है। बिल्कुल सही शरद जी ने बोला, सोने चांदी की कीमत ऊपर जा रही है, अनसर्टेनिटी है। हमारी मार्केट्स इस टाइम बहुत बड़े अनसर्टेनिटी, और हमारा अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखें वो बहुत बड़ा है। हमारी स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स इस टाइम आर इन सर्वाइवल मोड। इंटरेस्ट रेट नीचे लाने के लिए फेड के ऊपर मुझे तो बहुत लगता ज्यादा है कि प्रेशर है और आ भी रहे हैं, लेकिन साहब, इन्फ्लेशन इज हाई विच इज द टिकिंग बॉम्ब। और पॉल तीसरा साहब, सबसे आपको इंपॉर्टेंट ना नंबर जो ट्रम्प, जॉबलेसनेस जी, क्लेम्स है मैं वो समझ ऊपर रहा जा हूं रहे आपकी हैं। बात को कि अगर अमेरिका में जॉबलेसनेस प्रॉब्लम्स बढ़ी क्लेम्स हैं। ऊपर जाएंगे, यू कैन नॉट कट ये भाई साहब तो आई मीन अगर जॉबलेसनेस, जी, ये भाई सॉरी साहब, आप कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये भाई साहब अमेरिका के साथ साथ दुनिया को धोखा दे रहे हैं। आपको तो मुझे लगता है ट्रम्प की सलाहकार वाली टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। कम से कम कुछ तो अच्छे लोग हों वहां पर जो उनको कुछ अच्छी बातें बता पाए, ये ना बता पाए आपको जान के, यस मैन के अलावा कोई आपको तो हो जान के वहां पर। आपको जान के खुशी होगी, इस टाइम हेल्थ केयर जो नया फ्रंटियर है, शरद जी इस बात को शायद सेकंड करेंगे, हाँ। पिछले 2 महीने में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे चीप की वैल्यूज का था। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री लाइक धोखा यूनाइटेड देना हेल्थ इस इंसान और की दूसरी फितरत है। कंपनीज में डिसरप्शन जी, आ रहा है। ठीक है सर, मैं कॉल साहब वापस लौट रहे हैं। मैं आप अब नेक्स्ट टाइम में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। संजीव सर काफी देर से वेट कर रहे हैं, मलिक सर काफी देर से वेट कर रहे हैं। क्या धोखा देना डोनाल्ड ट्रंप की फितरत में है? क्या वो बुली करके निवेश लाना चाहते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी शख्सियत है, जो उनकी पूरी पर्सनैलिटी है, उसमें वो जाहिर है कि बेहद ट्रांजैक्शनल है, बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच रहता है। और जैसा कि वो स्वयं बोस्ट करते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में डील्स ओवर डील्स की है, और आर्ट ऑफ डील नामक की किताब ही लिख डाली है, दुनिया को भी बताने की कोशिश की है कि कैसे डील करनी चाहिए। और जाहिर है कि वो जो उनका जो सोचने का जो तरीका है वो अभी भी नहीं बदला है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर जरूर है और उनको एक स्टेट्समैन जैसा व्यवहार करना चाहिए, एक विश्व नेता की उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी उन जिम्मेदारियों पर जाहिर है कि उसका उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ अमेरिका के लिए चंद डॉलर्स यहाँ से वहाँ से मिल जाएं, वो ज़्यादा उनका फोकस दिखाई देता है। किस तरीके से डॉलर्स आए, किस तरीके से अमेरिका को आर्थिक लाभ हो, और उसके बदले में यदि अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी अगर खोता जा रहा है, जैसा कि डॉक्टर कोहली ने कहा,